सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उस रात अगर जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में ना होती तो शायद उनकी ज़िंदगी बच जाती, लेकिन कोई ना कोई और उस खूनी का शिकार ज़रूर बनता। क्योंकि 9 अगस्त की देर रात संजय रॉय आरजी कर अस्पताल में यही सोच कर दाखिल हुआ था कि आज उसे किसी की आबरू लूटनी है, कत्ल करना है कि नहीं पता नहीं। इसके बाद वो अस्पताल के अलग अलग वार्ड में, ओटी में कैसे कैसे घूमता भटकता रहा और फिर कैसे सेमिनार हॉल पहुंचा, ये कहानी आपको बताऊं उससे पहले चूँकि बहुत दिनों से ये सुना रहा हूँ, थोड़ा सा एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद उस कहानी पर आऊँगा। इस कहानी को आप नाम दे सकते हैं टू लेट। खाली है जो अक्सर घरों में लगता है जब किराए पे किसी को चढ़ाना होता है। एक परिवार था, परिवार में एक माँ और बाप और एक बेटा। पिता अकेले कमाने वाले, वो नौकरी करते और घर चलाते। सपना ये था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएं, ज़िंदगी में कामयाब बनाएं, और इसी के लिए वो लगातार कोशिश करते रहते, जो हर माँ बाप और हर बाप करता है। तो सुबह जाते, रात देर शाम तक ऑफिस से घर आते, फिर नौकरी पे जाते, फिर यही सिलसिला चलता रहा। बेटा पढ़ता रहा, धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज पहुंचा। इधर पत्नी की एक शिकायत थी कि आप हमें वक्त नहीं देते, हमारे साथ कभी बैठते नहीं, कभी हमारे साथ बैठकर तसल्ली से चाय नहीं पीते। और जब भी वो कहती तो पति कहता कि कोई बात नहीं, एक बार रिटायर हो जाऊँ, रिटायर के बाद सारा वक्त तुम्हारे लिए, फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठेंगे, झूले पर चाय पिएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। पत्नी हंसती, समझ जाती कि ये टाल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रही। धीरे धीरे वक्त बीता। अब बेटा पढ़ लिख कर इस काबिल बन गया कि नौकरी कर सके, अच्छी नौकरी लग गई। नौकरी लगी तो माँ बाप ने शादी कर दी, शादी हो गई। अब इधर वक्त आया, पिता रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद बीवी उनकी ये बात भूल चुकी थी कि वो शुरू से कहती थी कि कोई वक्त तो हमें दे दो, और वो कहते थे एक बार रिटायर हो जाऊँ, सारा वक्त तुम्हारे लिए। लेकिन पति नहीं भूला था। जब रिटायर हो गया तो एक रोज़ पति ने अपने उस घर के एक हिस्से में, खुला एरिया था काफ़ी, वहाँ पर एक झूला टंगवाया। पत्नी ने पूछा ये क्या है, बेटे ने पूछा, बहू ने पूछा। उन्होंने किसी को बताया नहीं और आराम से एक झूला वूला टंगवाया अच्छे से। और उसके बाद एक शाम अचानक जब झूला वूला टंग गया तो पत्नी से कहते हैं आओ मेरे साथ। खुद चाय बनाई, चाय लेकर झूले के पास पहुँचे और दोनों पति पत्नी पहले चाय पीते हैं, फिर हाथ में हाथ डालकर पति पत्नी झूला झूल रहे हैं हौले हौले और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसके बाद पति कहता है याद है तुम्हें मैंने कहा था कि एक बार ज़िंदगी की सारी जद्दोजहद, सारे कश्मकश, सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊं तो फिर ये वक्त तुम्हारा है, तुमसे ही बातें करूंगा, तुम्हारा ही साथ रहूंगा। और देखो अब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बेटे की शादी भी कर दी, अब मैं रिटायर हो गया और अब हम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बीवी हैरान कि सच में उसे सारी बातें पता थी। अब ये रूटीन बन गया घर में कि दोनों शाम होती, हाथ में हाथ डालते, झूले पर बैठते, चाय पीते, गप्पे मारते। अब जब रूटीन हुआ तो कई बार बहू जो नौकरी करती वो भी घर आती और देखती शाम को ये दोनों माँ बाप झूले पर बैठे हुए हाथ में हाथ डालकर टहल रहे हैं। धीरे धीरे उसे ये बात बड़ी अजीब लगने लगी बहू को। अब उसने अपने पति से बोलना शुरू किया कि ये क्या है, देखो उम्र में, इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप हाथ पे हाथ पकड़ के झूले पे बैठे रहते हैं, ये कोई शोभा देती है, ये है वो है। पहले तो बेटे ने समझाया इसमें क्या हो गया, लेकिन अब रोज़ रोज़ की बहू की शिकायत से फिर बेटा भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा मैं बात करूँगा, लेकिन क्या बात करें। अब ये सिलसिला चल रहा है झूले पर दोनों का, हाथ में हाथ डालकर शाम होती, वो बैठते, गप्पे मारते, बहू आती, देखती, उसे अच्छा नहीं लगता। बहू को लगा कि उसका पति भी कुछ सुन नहीं रहा है। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा, बहू ने घर की, कि मैं सोच रही हूँ कि एक कार ले लूँ, बड़ी वाली। पति ने कहा हमारे पास तो कार है। उसने कहा हाँ छोटी है, फिर ये बड़ी वाली ले लूँ, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हैं, थोड़ा स्टेटस भी होगा। तो कहता ठीक है ले लो, लेकिन ये बताओ कार पार्क कहाँ करेंगे, जगह है नहीं, क्योंकि वो जहाँ रहते थे सबके पास एक एक कार पार्क करने की जगह थी आगे। तो उसने कहा है ना हमारे पास एक कार पार्किंग की जगह, जहाँ
मम्मी पापा झूला झूलते हैं जो उन्होंने जगह बनाई है, हम उस कार को वहाँ पार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गेट था, घर का हिस्सा था और कार अंदर भी आ सकती थी। तो हमारे पास जगह है कार पर पार्क करने के लिए। बेटा कहता है लेकिन वो तो मम्मी पापा बैठते हैं शाम को वहाँ पर, झूला झूलते हैं, चाय पीते हैं। तो कहती क्या हुआ, और ये अच्छा लगता है, लोग क्या क्या बोलते हैं कि इस उम्र में देखो तुम्हारे माँ बाप इस तरह की हरकत कर रहे हैं जैसे कोई जवान जोड़ा करता है। तो उसने कहा नहीं, अब बीवी लगातार जिद कर रही है कि नहीं कार लेनी है, पति कह रहा पार्किंग की जगह नहीं है। अब रोज़ रोज़ की बात से आकर फिर आखिर में बेटा मान जाता है, कहता ठीक है कार ले लो, वहीं पार्क करेंगे। अब मान तो गया, अब माँ बाप से बात करनी है। एक रोज़ माँ बाप के पास हिम्मत करके जाता है और अपने बाप से कहता है कि पिताजी हम नई कार ले रहे हैं। तो पिता सवाल पूछते हैं कि नई कार की ज़रूरत क्या है बेटा, हमारे पास ऑलरेडी एक कार है, और फिर लोगे तो रखोगे कहाँ, क्या वो बेच रहे हो? बोला नहीं, हम उससे बड़ी कार ले रहे हैं, दोनों कार रखेंगे, क्योंकि कई बार उसको ऑफिस में लेट हो जाता है, कई बार मुझे ज़रूरत होती है। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सोच, ले लो कार, बट पार्क कहाँ करोगे? तब बेटा बड़े संकोच करते हुए कहता है पापा ये जो जिस जगह पे आपने झूला लगाया, अगर यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमारी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। पिता कहता है लेकिन बेटा तुम्हारी माँ कितनी खुश होती है जब मैं शाम को उसके साथ बैठता हूँ, उसके साथ वक्त बिताता हूँ, बातें करता हूँ, चाय पीते हैं हम दोनों, और तुम्हारी माँ को मैंने इससे पहले इतना खुश देखा नहीं जो अब देखता हूँ। जब ये बोलने लगा तो बेटा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। उसने कहा कि पापा आप क्या बात कर रहे हैं, पता है आपको मेरी बीवी ये कहती जो आप लोग हाथ में हाथ डाल कर ये टहलते हैं, झूले पे बैठते हैं और झूला झूल रहे होते हैं, पड़ोसी भी हमारी कई लोग कह रहे हैं यार तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है, क्या हो गया तुम्हारे माँ बाप को? बोला पापा आप इस उम्र में आपको सत्संग में जाना चाहिए, अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, और आप यहाँ हाथ में हाथ डाल के मम्मी के साथ झूला झूल रहे हैं, ये शोभा नहीं देती। आपको अपने उम्र के हिसाब से अब चीज़ें करनी चाहिए। पिता खामोश सुनता रहता है, कहता सही कहा तुमने बेटा। उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। रात से सुबह होती है, बेटा और बहू ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर टू लेट का एक बोर्ड टंगा है। बेटा बहू देखकर हैरान कि ये क्या है। घबराए हुए अंदर आते हैं और उसके हाथ कहते हैं पापा ये क्या, हमारे घर के बाहर ये आपने लगाया या किसी और ने लगा दिया? बोले नहीं बेटा मैंने टांगा है। बोला आपने? पर आपको तो पता है इस घर में हम 4 लोग रहते हैं, आप दोनों और हम, और हमारे यहाँ जगह कहाँ है जो आप किराए पे देंगे? तो उसने कहा बेटा असल में कल जो तुमने बात कही थी मैंने बड़े ठंडे दिमाग से सोचा, तुमने सही कहा था, इस उम्र में मुझे ये सब हाथ में हाथ डाल के झूला नहीं झूलना चाहिए तुम्हारी माँ के साथ, अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। तो बोला अब सत्संग में कहाँ जाऊँ? तो मैंने तय किया कि मेरे जैसे कुछ और भी उम्र के लोग होंगे पति पत्नी, तो मैं ऐसी एक जोड़े को देना चाहता हूँ जो मेरी उम्र के हों, जो रिटायर्ड हों, और वो बुढ़ा बुढ़ी भी। इसी घर में मैं एक और झूला लगाऊंगा और बैठेंगे और हम हमारे उम्र के लोग होंगे। तुमने बड़ा अच्छा मुझे ये रास्ता दिखाया, तो वो भी खुश हम भी खुश। तो बोला पापा हम दोनों? बोला बेटा जवान हो, काबिल हो, नौकरी कर चुके हो, तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया है, बहू भी कमा रही है, कहीं और घर ले लो। अब बेटे और बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था और उन्हें पता था जब वो नौकरी कर रहे हैं कि इतनी सैलरी है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो घर खरीद सकें। और माँ बाप ने एक बार घर से बाहर कर दिया तो फिर ये भी डर कि पता नहीं ये घर किसके नाम पर कर दें। बेटे को बात समझ में आ गई। फिर उसने जाकर बहू को कहा, लेकिन पिता अड़े रहे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ से जो वादा किया तोड़ूंगा नहीं, और पूरी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए जिया, अब तुम्हारी माँ के लिए जीऊँगा। ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बाद मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो भी माँ बाप हैं और जो रिटायर्ड ज़िंदगी हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बेशक उनकी औलाद बहुत अच्छी हो, उनकी बहुएँ भी अच्छी हों, क्यों ज़रूरी नहीं सब बुरे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के नाम कभी मत कीजिएगा। क्या पता कल बच्चे और आपकी बहू की नीयत और सारी चीज़ें बदल जाए और उस उम्र के इस पड़ाव पर आपसे आपका ही छत छीन लिया जाए। तो कीजिए, देना तो बच्चों को ही है, लेकिन अपने जीते जी नहीं। जीते जी इसलिए नहीं क्योंकि आप फिर इज़्ज़त और वक़ार के साथ जी सकें।
ये कहानी पता मैंने क्यों सुनाई? कल रात जब मैं घर गया, बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी, तब मेरी बीवी ने मुझे ये कहानी सुनाई, और ये कहानी सुनने के बाद सीधे दिल में उतर गई। तो मुझे लगा जो चीज़ मेरे दिल में उतरी है आप लोगों के दिल में भी उतरेगी, इसीलिए ये कहानी सुनाई है। तो थैंक यू साबी ये कहानी शेयर करने के लिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इतनी खूबसूरत कहानी के बाद फिर वही जुर्म, क्राइम, खून खराबा, बहुत बुरा लगता है साहब, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है। खैर, बहुत सारे लोगों के मेल आए हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा था। मैं लगातार कोलकाता की ये स्टोरी सुना रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें शायद कोई अपडेट ना हो जब तक बहुत बड़ा खुलासा ना होगा। नए हफ्ते यानी मंडे से मैं अपनी पुरानी कहानी के सिलसिले पे वापस लौटूंगा। आज कोलकाता की जूनियर डॉक्टर की कहानी का लास्ट एपिसोड, जब तक कोई बड़ा ही खुलासा ना हो जाए तब तक नहीं। आज सुनाने की सिर्फ वजह यह है कि सीबीआई से दिल्ली की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम कोलकाता पहुंची। इनको पहुंचना इसलिए था कि सियालदा कोर्ट ने कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कहें, लाई डिटेक्टर कहें, झूठ पकड़ने की मशीन के सामने झूठ पकड़ने को कहें, वो सब टेस्ट होना था। और एक जो मेन आरोपी है संजय रॉय, जो कातिल और जिसको बलात्कारी अभी कहा जा रहा है, वो जेल में है। तो ये हुआ कि उसका जेल में होगा, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, तो इसलिए संजय रॉय की आज पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ, उसको झूठ पकड़ने की मशीन के सामने नहीं बिठाया गया। लेकिन इसके अलावा बाकी 4 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो। इनमें से आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, वो 2 जूनियर डॉक्टर जो 9 अगस्त की रात जिन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाया था और उसके बाद बैठकर नीरज चोपड़ा का ओलंपिक का सिल्वर पदक जीतते हुए देखा था। और ये 2 इसलिए थे कि इनके फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लेकिन इन दोनों ने साथ में खाना खाया था, तो ये मानकर चला जा रहा है कि ये फिंगरप्रिंट्स खाना खाने के दौरान के ही हैं। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के हो रहे हैं, क्योंकि वो आखिरी बड़े अहम विटनेस हैं। एक जो हाउस स्टाफ था उसका, और एक वॉलंटियर है जो अपने आप को चश्मदीद बता रहा है और पुलिस को बयान दे रहा है, तो उसके भी। तो 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता के सीबीआई का जो दफ्तर है वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इनके पॉलीग्राफ टेस्ट किए। पॉलीग्राफ टेस्ट सवालों के जवाब जानने के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में असल में ये होता है, आम लेमैन के हिसाब से आपको समझाता हूँ, कि इंसान के ख़ास जिस्मों पर कुछ मशीनें लगाई जाती हैं और फिर एक मॉनिटर होता है, उससे उसको कनेक्ट किया जाता है। उसमें आपका पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी दिल की धड़कनें, आपके पसीने, आपके लिप सिंक कि आपके होंठ बोल रहे हैं, आपके होंठ और आपकी बाकी चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपकी आँखें, आपकी बॉडी की हरकतें, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं और एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। जनरली जो सवाल जवाब होते हैं वो हाँ या ना में पूछे जाते हैं। जैसे कि अच्छा कल तुम थे वहाँ, अब वो बताएगा हाँ या ना। कुछ सवाल वैसे होते हैं जो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। लेकिन जब भी किसी का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जब सब कुछ रेडी हो गया तो उससे नॉर्मल बातें की जाती है, ताकि ये पता चल सके कि मशीन सही काम कर रहा है कि नहीं। नॉर्मल मतलब जिसमें कोई हिडन ट्रूथ नहीं है। जैसे आपका नाम क्या है, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, आपने कहाँ पढ़ाई की, कल कहाँ थे, या जो अभी सामने ही देख रहे हैं कि अच्छा 1 घंटा पहले आप क्या कर रहे थे, आखिरी बार वॉशरूम कब गए थे, सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया था, दोपहर को लंच क्या किया था। इस तरह के नॉर्मल सवाल जिसमें झूठ सच से कोई माने नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर शुरू होता है वो सवाल। पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट में या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट में जो मेन चीज़ अहम रोल प्ले करता है वो सवालों की लिस्ट। सवाल अगर सही है तो फिर काम की चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप सच या झूठ सिर्फ पकड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि उससे निकलवाना क्या है, उगलवाना क्या है, उस तरीके के सवाल ही नहीं है, तो फिर मतलब नहीं। इसलिए ये टेस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन क्वेश्चन तैयार कर रहा है और सही क्वेश्चन तैयार कर रहा है उस बंदे से जिससे पूछा जाना है। तो ये होता है। और मैंने पहले भी कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो मशीनों के ज़रिए आपके हार्ट बीट, पल्स रेट, धड़कनें, ब्लड प्रेशर, पसीने, लिप सिंक, इन सारी चीज़ों के ज़रिए पकड़ी जाती हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इसी को कहा जाता है। नार्को टेस्ट में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, एक मेडिसिन दी जाती है जिससे आदमी बेहोश क्या हो जाता है लेकिन जागा रहता है, मतलब नींद में होता है, खुमार में रहता है, बट सब कुछ सुन समझ रहा होता है।
दिमाग उसका चल रहा होता है, तो उसको नार्को कहते हैं। तो अब इसके ज़रिए, जैसे आपको पता है कि इन 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि ये इस क्राइम में शामिल है, बल्कि बेसिकली इसलिए हो रहा है कि इसके पीछे अगर सबूत मिटाना था तो उसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, जो सारी डिले हुई FIR से लेके सब कुछ में वो किसी ने कहा तो नहीं, किसी के कहने पर तो नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। संजय रॉय जो आरोपी है उससे क्राइम के सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक नई जानकारी आई है। जानकारी ये है कि 9 अगस्त की रात संजय रॉय जब आरजीकर अस्पताल पहुंचा, CCTV की एक तस्वीर आपको कल दिखाई थी, पूरा फुटेज भी अब शायद आ जाए। तो अस्पताल में पहले अलग अलग जगहों पे नशे में घूम रहा था। अच्छा, वो नशे में इसलिए आपको लड़खड़ाता नजर नहीं आएगा क्योंकि वह आदी है पीने का, जो पीने के बहुत आदी होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब, तो आपको डोलते लड़कते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इधर उधर घूम रहा है। कुछ अलग अलग कैमरों ने भी पकड़ा अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि एक OT में भी वो दाखिल हो गया रात को, करीब 4 के आसपास नहीं, उससे पहले, सेमिनार हॉल में जाने से पहले 4:03 पर वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था, तो 4:03 से पहले की बात है। अब OT में क्यों? क्योंकि इस हॉस्पिटल में जितने भी ऑपरेशन थिएटर हैं, इमरजेंसी को छोड़कर बाकी जो डिपार्टमेंट्स के, वो शाम के बाद बंद होते हैं और कई OT का खाली होता है। कई OT में तो ऐसे होते हैं जो स्टाफ ही जाके आराम करते हैं। तो सही ये था कि किसी ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई नर्स या जूनियर डॉक्टर या कोई भी एक लेडी मिल जाए तो वो उसको अपना शिकार बनाए। मतलब वो ठान कर आया था कि आज मुझे क्या करना है, और इसीलिए वो जब CCTV कैमरे जो लोगों ने देखे हैं, जो विटनेस हैं, वो हॉस्पिटल में लगातार जब दाखिल हो रहा है तो बेवजह कभी उस कमरे में झाँक रहा, कभी उस कमरे में, कभी उस वार्ड में, कभी इस वार्ड में, यहाँ तक कि OT में भी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में भी। और फिर वो पहुँचता है सेमिनार हॉल। जब वो सेमिनार हॉल पहुँचा तब उसे पता नहीं था कि जूनियर डॉक्टर वहाँ सो रही है। वो वहाँ भी उसी शिकार की तलाश में पहुँचा था कि कोई तो मिले। और जब वहाँ पहुँचा और उसने देखा, और सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ, तो जो सोर्सेज हैं CBI के, उन्होंने ये कहा कि उस रात जहाँ पर भी उसे अकेले में कोई ऐसी जगह या कोई भी मिलता, वो ज़रूर हमला करता। वो ठान कर आया था। बदनसीबी ये कि सेमिनार हॉल में गया, और सेमिनार हॉल में अगर उस जूनियर डॉक्टर के अलावा 1-2 लोग और होते तो शायद जूनियर डॉक्टर उसके शिकंजे से बच जाती। एक और भी ये आई है कि जो जूनियर डॉक्टर थे वो मेल थे। अब सेमिनार हॉल में ये जूनियर डॉक्टर उनसे चूँकि 1 साल सीनियर थी, तो एक साथ इसलिए ये लोग लेटे या सोए नहीं थे, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल की भी बात आ गई थी। अगर मान लीजिए जूनियर डॉक्टर की कुलीग या उसके जूनियर 1-2 फीमेल होती, और अगर 2 से 3 लोग होते सेमिनार हॉल में, तो शायद ये इंसिडेंट उस रात नहीं होता। पर क्या कीजिएगा। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मक्खन मीना इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मक्खन मीना जी, और भेजा सोनी ने है। स्तुति राज, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे स्तुति, और भेजा है अक्षय कुमार राज साहब ने, उनकी बेटियां हैं स्तुति। त्रिशा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे त्रिशा, और ये गौरव लूथरा जी की बेटियां हैं। गोपाल सर, इनका भी आज जन्मदिन है, दीपू ने भेजा है। साथ ही सोनम, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सोनम, और ये अनुराग जी की पत्नी है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सोनम जी। कल था इनका, कल मैं मिस कर गया। तो कहानी में आज इतने ही। वैसे कल रात 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानी विद शम्स में मुलाकात होगी, अगर आप वहाँ देखना चाहें। और वरना मंडे को तो हमारी क्राइम कहानी में 9 बजे किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी, और कोशिश यही होगी कि मंडे से आपको वही पुरानी कहानियों के सिलसिले और उसी दौर में ले चलूँ। तो आपसे मुलाकात होगी आज तक पर कल रात 11 बजे, और क्राइम तक पर मंडे रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।